सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एच डी मेडिकोस। आज हम आपके लिए लेकर के आए एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लेकर के आए हैं। तो आज अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बातें करेंगे कि इसमें इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेश्चंस नहीं है। इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आए हैं, जैसे कि डेट आ गई है आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम की। तो मैं चाहता हूँ आप पहले अपना जो है सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कवर करें, जिससे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है आप टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे कि सिलेबस कवर करने के अंदर आपको कौन सी यूनिट से कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन से को जो है आपको ज़्यादा ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। तो इस वीडियो के अंदर आपके लिए हम एडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे ओनली, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कैसे बूस्ट करना है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन से टॉपिक्स को आपको ध्यान में रखना है यूनिट वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। अब आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट अपन यूनिट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसके अंदर जो है आपके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इन इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू के अंदर जो नर्स की जो है क्या क्या उसके रोल रहता है, क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है केयर करने में पेशेंट की। तो ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रोल ऑफ नर्स इन इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर। तो ये इसको 5 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको अच्छे से इस टॉपिक को कवर करना है। नेक्स्ट इसके अंदर ही है इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, वुंड हीलिंग। तो वुंड हीलिंग की पूरी स्टेजेस हो गई। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वुंड हीलिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो बढ़ाते हैं। तो ये जो दोनों टॉपिक्स हैं ये भी बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट के अंदर से ज़्यादा तो कोई डिजीज पोर्शन नहीं होता इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स पढ़ना है, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके भी अंदर 3 है, इन पेशेंट, आउट पेशेंट एंड इंटेंसिव। इन तीनों में से भी एक ही इन आईसीयू के अंदर जो केयर होती है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसके अंदर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन एंड वुंड हीलिंग। तो आपको ये जो 3 टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से पढ़ना है। ये जरूर आ सकते हैं। पिछली बार जो है रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे एग्जाम के अंदर, तो ये एक तरीके से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन सेकंड यूनिट की बात कर लेते हैं, इंट्रा ऑपरेटिव केयर। इंट्रा ऑपरेटिव केयर क्या है? इंट्रा ऑपरेटिव इसमें से जो है इंपॉर्टेंट है आपका फिजिकल सेटअप ऑफ ऑपरेशन थिएटर। तो इसके अंदर से आ जाएगा फिजिकल सेटअप, कैसे फिजिकल सेटअप होता है, ओटी का पूरा सेटअप कैसे होता है, क्या क्या उसके मतलब ओटी को कहाँ पे होना चाहिए, उसका प्लेस कहाँ होना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, उसके अंदर क्या क्या आपको मतलब जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह होने चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ओटी के अंदर। तो सारा फिजिकल सेटअप जो है ओटी का, तो वो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर एक यही इंपॉर्टेंट, ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, फिजिकल सेटअप ऑफ ओटी। और जो नेक्स्ट जो है ये पिछली बार भी एग्जाम में आ चुका है, एनेस्थीसिया। तो आपको एनेस्थीसिया को एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ये पिछली बार शायद 5 नंबर में आया था। तो ये जो एनेस्थीसिया ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये फिर से रिपीट हो सकता है। ये जो एनेस्थीसिया एंड इसके टाइप्स हुए, तो आपको अच्छे से पढ़ना है एनेस्थीसिया के बारे में, क्या होता है क्या नहीं है। तो आपको अच्छे से एनेस्थीसिया को करना है। और इसके अंदर एक टॉपिक है ये ऑर्गेनाइजेशन एंड फिजिकल सेटअप ऑफ ओटी। तो आपको ये अच्छे से कर लेना है दोनों टॉपिक्स को। ये जो यूनिट है 1 2 3 जो है एएचएन की, इनमें ज़्यादा डिजीज पोर्शन तो है नहीं, लेकिन ये कुछ टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो कि आ सकते हैं। वुंड डीलिंग हो गया, ओटी के अंदर कैसे फिजिकल सेटअप होता है, तो ये जो है आपको अच्छे से पढ़ने हैं। एनेस्थीसिया हो गया। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3। इसके अंदर से कौन सा इंपॉर्टेंट? इसके अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस एंड शॉक। इसके अंदर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्लूइड मैनेजमेंट। फ्लूइड के बारे में आपको पता होना चाहिए, फ्लूइड के क्या क्या मैनेजमेंट करते हैं, कौन कौन से फ्लूइड से क्या क्या दिक्कत हो सकती है। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस आपको अच्छे से पढ़ना है। मेनली जो है 6 टाइप के फ्लूइड इम्बैलेंस होते हैं, तो आपको वो 6 के 6 अच्छे से कवर करने हैं इनके अंदर, ठीक है। तो इसके बाद अपन नेक्स्ट यूनिट के ऊपर चलते हैं। ये पहला जो है आपका कोई सिस्टम से रिलेटेड यूनिट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अंदर जो है डिसऑर्डर्स के बारे में बात होगी यूनिट 4 के अंदर। तो आपको इसके अंदर से कौन सा पढ़ना है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD। तो आपको ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से कवर करना है। ब्रोंकाइस्टेसिस, निमोनिया, लंग एब्सिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो कि रेस्पिरेटरी में जो अच्छा पोर्शन कवर करती हैं, और ये इनके आने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है जो कि जो भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ कि यही सेम उठ करके आ जाएंगे, लेकिन जो है इनकी जो टॉपिक्स की जो प्रोबेबिलिटी है, जो ज़्यादातर जो है आने के चांसेस इनके रहेंगे। तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से कवर करना है, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, लंग एब्सिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो इसमें से भी मैं अगर आपको बता दूं तो क्रॉनिक COPD को अच्छे से करना है, ब्रोंकाइटिस को करना है एंड निमोनिया को। ये जो 3 जो टॉपिक्स हैं इनको आपको अच्छे से कवर करना है। तो चलिए नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 5, डाइजेस्टिव सिस्टम।
इसमें से कौन सा आ जाएगा? डाइजेस्टिव में से आपके जो है पेप्टिक अल्सर देखने को मिल सकता है, पेप्टिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। जो पेप्टिक अल्सर है ये मोस्ट कॉमन है, इसके अंदर अपेंडिसाइटिस हो गया और हेमेरोइड्स, हेमेरोइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, एंड फिस्टुला। तो इसके अंदर जो है ये जो टॉपिक्स बताएं आपको 3 से 4 जो डिजीज़ बताई हैं इनको आपको अच्छे से कवर करना है, पेप्टिक अल्सर वाले को करना है एंड ह्यूमेरॉइड्स को, इनको तो मोस्टली करना है आपको दोनों को। तो ये जो है आपके ये हो जाएंगे आपके यूनिट नंबर 5 के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपको ये इनको अच्छे से करना है। नेक्स्ट जो है इसी यूनिट के अंदर अपन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस जो है, लीवर सिरोसिस इसको आपको अच्छे से करना है, कोलीलिथियासिस, कोलीलिथियासिस को आपको अच्छे से करना है। लीवर सिरोसिस हो गया, इसके अंदर है सिस्ट भी होता है, लीवर सिरोसिस भी होता है, लेकिन आपको सिरोसिस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि लीवर सिरोसिस जो है एक अच्छा टॉपिक है और ये पूछा भी जाता है बार बार। और कोलीलिथियासिस आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। तो इस यूनिट के अंदर से मेनली लीवर सिरोसिस हो जाएगा आपका, और जीआई अल्सर्स हो जाएंगे, एंड आपका हो जाएगा अपेंडिक्स वगैरह हो जाएगा। आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। ये जो टॉपिक्स हैं जीआई के अंदर मेनली ये देखने को मिलता है और यही जो है आपके ज़्यादातर रिपीट भी हो जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से करना है इस यूनिट से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यूनिट नंबर 6, इसके अंदर से कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। इस यूनिट का जो है इस यूनिट में से कार्डियोवैस्कुलर यूनिट, ये आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और इसके अंदर से इन्वेजिव एंड नॉन इन्वेजिव कार्डियक प्रोसीजर आपको ये अच्छे से पढ़ना है। कई होते हैं मतलब बच्चे जो है इसको इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव को स्किप कर देते हैं, लेकिन ये पिछली बार भी आया था, इसका मतलब 10 नंबर के क्वेश्चन में उसी के अंदर से पूछा गया था इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर। तो आपको इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव के बारे में पता होना चाहिए। इन्वेजिव होता है कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर को इन्वेजिव बोलते हैं, नॉन इन्वेजिव को बोलते हैं नॉन सर्जिकल प्रोसीजर। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ें, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। बुक से आप इनके रीड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास में नहीं कराया, आपको कॉलेज में नहीं पढ़ा है, तो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डालिए और इन चीज़ों को पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसके अंदर है हाइपरटेंशन हो जाएगा, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा और रेनॉल्ड्स डिजीज़ हो जाएगा। तो आपका ये जो 3 डिसऑर्डर्स हैं वैस्कुलर सिस्टम के अंदर से, तो ये जो तीनों इंपॉर्टेंट है, हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड रेनॉल्ड्स डिजीज़। तो आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं तीनों। एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसके अंदर से आपके एंजाइना पेक्टोरिस, एमआई एंड कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। तो आपको ये तीनों टॉपिक्स अच्छे से इसके अंदर करने हैं। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं र्यूमेटिक हार्ट डिजीज़, आरएचएफ। आरएचएफ जो है इसके अंदर से मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, एंडोकार्डाइटिस और कार्डियोमायोपैथी। इसके अंदर जो है मेनली है मायोकार्डाइटिस, इसके अंदर पूछ लिया जाता है बार बार, तो आपको इसको अच्छे से करना है आरएचएफ के अंदर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इसी के अंदर सीएचएफ, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इसके अंदर ये मेनली आता है, ज़्यादातर ये राइट और लेफ्ट में भी पूछ लिया जाता है, राइट साइड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। तो आपको इनको जो है अच्छे से करना है, राइट साइड हार्ट फेलियर और लेफ्ट साइड को, इसके बारे में इसके दोनों की अलग से पैथोफिजियोलॉजी को, तो आपको ये जो है अच्छे से आपको ध्यान रखना है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर, इसको अच्छे से कवर करके चलना है आपको। और जो है आपको मतलब पैथोफिजियोलॉजी वगैरह की अगर आपको ज़रूरत है, जैसे ट्रिक्स वगैरह की, तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। पैथो को अलग से ट्रिक में कैसे लिखते हैं, कॉमन साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं यूनिट वाइज, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप चाहो तो आप कमेंट कर देना। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 6 के बारे में, 7 है ब्लड डिसऑर्डर। इसके अंदर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, इसके अंदर एनीमिया और ल्यूकेमिया, ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये जो है एक बार पूछ लिए जाते हैं, एक मिनट, ज़्यादा कुछ है नहीं इस डिसऑर्डर के अंदर, ब्लड वाले के अंदर। तो एनीमिया एंड ल्यूकेमिया आपको इनको ध्यान में रखना है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट डिसऑर्डर है 8 में है कौन सा, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम है इसके अंदर डिसऑर्डर ऑफ थायराइड। इसके अंदर थायराइड को पूछ लिया जाता है, जो कि हाइपर और हाइपो दोनों में, हाइपर और हाइपो को ही पूछा जाता है ज़्यादातर। मेनली जो है हाइपर पूछा जाता है वैसे, पर आपको हाइपर हाइपो दोनों टाइफाइड जो है अच्छे से करने हैं। तो ये टाइफाइड के बारे में आपको पता होना चाहिए, डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में पता होना चाहिए। इसके अंदर से एंडोक्राइन में से मोस्ट कॉमन दोनों डिजीज़ हैं, तो आपको इन दोनों को अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यूनिट नंबर 9 की, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इसके अंदर से तो कुछ ज़्यादा तो आता है नहीं, लेकिन इसके अंदर एक्जेमा हो गया, सोराइसिस हो गया, एल्कोपीसी हो गया। तो आपको ये तीनों जो है डिसऑर्डर्स अच्छे से पढ़ने हैं, सोराइसिस, एल्कोपीसी एंड एक्जिमा। तो
इन जो मेनली जो है सोराइसिस पूछ लेते हैं, लेकिन इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इस चैप्टर को भी स्किप कर सकते हो, ऐसा कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको एक बारी इनकी रीडिंग ज़रूर लगानी है सोराइसिस वगैरह की। तो वैसे तो आपको जो है पूरा ही सिलेबस अच्छे से पढ़ना है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक्स पे डिपेंड ना रहें। इन टॉपिक्स को आपको, जो हाईलाइटेड टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ, इनको आपको अच्छे से कवर करना है, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये जो है रिपीट हो जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे रिलेटेड, और ये जो है मेनली यूनिवर्सिटी के फिक्स्ड क्वेश्चंस, गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं आपको अच्छे से कवर करने हैं, और जो आपको ये पता रहेगा कि मैं ये यूनिट पढ़ रहा हूँ, इसमें से मेरे को कौन सा डिसऑर्डर अच्छे से पढ़ना है, इसलिए मैं आपको लिए ये वीडियो लेकर के आपको हेल्प मिले आपके प्रिपरेशन के अंदर। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स, यूनिट नंबर 10। इसके अंदर से जो है मेनली जो है फ्रैक्चर के टाइप्स, इसके 6 टाइप्स होते हैं, फ्रैक्चर और इसके टाइप्स स्प्रेन। फ्रैक्चर जो है पिछली बार भी 2 नंबर के अंदर पूछा गया था, इस बार जो है मोस्ट प्रोबेबल चांस है इसको 5 नंबर में आ सकता है फ्रैक्चर, और उसके पूरे 6 टाइप्स डिटेल में। तो आपको ये जो फ्रैक्चर है, आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये कवर करके चलना है अच्छे से, और इसके टाइप्स पूरे 6 के, और एक स्प्रेन है, स्प्रेन और फ्रैक्चर आपको दोनों अच्छे से पढ़ने हैं टॉपिक्स। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं, यूनिट सी के अंदर है कुछ और टॉपिक्स, जैसे बेनिन एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये जो ट्यूमर्स हैं, बेनिन और मैलिग्नेंट ट्यूमर, आपने पैथोलॉजी के अंदर भी पढ़ा होगा बेनिन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स के बारे में। तो ये जो दोनों ट्यूमर्स हैं ना, इनको आपको अच्छे से दोनों के बारे में पढ़ना है, इनके अंदर डिफरेंस पढ़ना है, इनका डिफरेंस पूछ लिया जाता है यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट जो है इसके अंदर मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर, इसके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया एंड पैगेट्स डिजीज। मेनली जो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो पूछ ली जाती है, ओपी, जो आपको इसको अच्छे से कवर करना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ भी इम्पोर्टेंट यूनिट है इसका, कम्युनिकेबल। तो इसके अंदर से ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टाइफॉइड, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ टाइफॉइड के बारे में, हाइपो, तो ये इम्पोर्टेंट है। एंड और नेक्स्ट है इसके अंदर हेपेटाइटिस ए, और ए से ई तक हेपेटाइटिस के होते हैं 5 टाइप होते हैं। आपको हेपेटाइटिस को कंप्लीट मल्टीपल हेपेटाइटिस नाम से भी पूछ लिया जाता है आपसे, फिर सारे टाइप्स को इसमें डिस्क्राइब करना होता है। तो हेपेटाइटिस को अच्छे से पढ़ना है, ट्यूबरक्लोसिस को, एंड आपको मलेरिया को भी अच्छे से पढ़ना है। एक मलेरिया, ये जो है मोस्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ है, इनके अंदर ये जो है इनको बार बार रिपीट हो जाती है, और ये मोस्ट कॉमन जो डिजीज़ है कम्युनिटी के अंदर, तो कम्युनिकेबल में यही आती है। ट्यूबरक्लोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, एंड हेपेटाइटिस हो गया। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है सभी को। एक आप चाहो तो कोविड-19 देख लेना, क्योंकि ये जो केस है अभी हुआ था, तो कोविड-19 भी यूनिवर्सिटी दे सकती है, तो आप उसको भी देख लेना एक बारी। तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग के लिए यही इतना ही है। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, तो आपको ये जो टॉपिक्स हैं अच्छे से कवर करने हैं, सारे टॉपिक्स जो है हाईलाइटेड टॉपिक्स, और अपना जो सिलेबस है आपको कंप्लीटली कवर करना है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी वीडियोस लेकर के आऊँगा। ये मैं आपको टॉपिक्स इसलिए लेकर के आया हूँ जिससे आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें, आपको ये पता रहे कौन सा टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो आपको जो है प्रिपरेशन में थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तो आप अभी जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ज़रिए अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। आपके जो एग्ज़ाम है मुश्किल से अब 1 महीना भी नहीं है, आपने अच्छे से प्रिपरेशन करें। इसके बाद मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा कुछ ही दिनों के अंदर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा लें, तो जिससे आपके नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगा। तो आपको अच्छे से कवर करना है सारे टॉपिक्स को, अच्छे से पढ़ाई करनी है। गुड लक टू ऑल द जूनियर्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए नेक्स्ट मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए लेकर के आऊँगा। अगर आपने हमारी माइक्रोबायोलॉजी की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर के देख लेना है। तो चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।